Right, so welcome back everyone. This is Ashwin Jaiswal, and now we are moving to ICSE Class 10 Commercial Studies, and this is chapter number 7. तो चैप्टर नंबर 7 हमारा अकाउंट्स का चैप्टर है, जिसमें हमें थोड़ी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और दिस चैप्टर इज गोइंग टू कम फॉर मिनिमम 10 मार्क्स। एक लास्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम का, जिसमें आपको एक प्रॉपर फुल फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। आई डोंट नो आपने क्लास 9 में कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू राइट फ्रॉम दैट लेवल। अब देखो, इसमें हमें करना क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इट विल बी राइट एट द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर। उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें दो चीजें बनानी पड़ेंगी। एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, आप देख सकते हैं उसका मैंने दो फॉर्मेट बनाया है यहाँ पे। दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को एक साथ बना देते हैं। एंड दूसरा प्रेजेंटेशन है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर अलग से बनाना और इसका पार्ट बी नीचे अलग से बनाना। तो दैट्स सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आप दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब देखो, मैं पार्ट 1 पे जा रहा हूं। यहां पे आपको लेफ्ट साइड में डीआर लिखना है। डीआर का मतलब होता है डेबिट साइड, और राइट साइड में आपको सीआर लिखना है। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट साइड। जितने भी एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के होते हैं वो हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। सिमिलरली हियर आल्सो डेबिट साइड, लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड, राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो सी आर लिखेंगे उधर। So this is basically a format. You can go for either of them. You can divide it into two sections. You can combine it in just one section. कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल है। बनाना क्या है इस अकाउंट में, हम लोग ओनली एक्सपेंस एंड रेवेन्यू दिखाते हैं। बिजनेस का क्या क्या खर्चा हुआ और क्या क्या अर्निंग हुआ, बस उसे दिखाया जाता है इस फॉर्मेट में, ठीक है। यू कैन कंसिडर आइदर ऑफ देम, ठीक है, कोई भी एक बना सकते हैं। तो जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर शोन ऑन दी डेबिट साइड। सिमिलरली हियर आल्सो ऑल एक्सपेंसेस, अभी डीप में जाएंगे, अभी मैं उतना डीप पे जा नहीं रहा हूं, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस आर शोन ऑन दी डेबिट साइड। और जितने भी इनकम होते हैं, इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ऑल इनकम विल बी शोन ऑन दी क्रेडिट साइड, राइट। तो बस इतना सा काम करना है। अब अगर इनकम ज्यादा हुआ तो आपको भी पता है प्रॉफिट आ जाएगा। अगर खर्चे ज्यादा हुए देन ऑल्सो यू नो लॉस आ जाएगा। एंड उसके बाद हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। लायबिलिटी में भी दो टाइप की लायबिलिटीज होगी। एक हम लोग ऊपर में दिखाएंगे, वो रहेगा इंटरनल लायबिलिटी, जिसमें हम लोग कैपिटल की बात करेंगे। आई टीच यू एवरीथिंग। अभी जस्ट मैं आपको चैप्टर का घुमा रहा हूँ, चैप्टर को एक बार राउंड लगवा रहा हूँ, बाद में डेप्थ में जाएंगे। एंड देन सेकेंड पार्ट यू विल शो आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एसेट्स में पूरा एसेट साइड होता है। तो बेसिकली हमें दो फॉर्मेट बनाने हैं, इन दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, और एक ये फॉर्मेट बनाना है। तो हमें दो चीजें ही सीखनी है इस चैप्टर में। मैं आपको एक सम भी करके दिखाऊंगा, बट कहां पर क्या शो करना है इसके कुछ रूल्स है, ठीक है। कौन से आइटम्स कहां जाएंगे इसके कुछ रूल्स है, और मैं आपको अब वो रूल्स समझाऊंगा। बिकॉज जब तक आपको रूल्स नहीं पता तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन से आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, कौन से आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, कौन से आइटम को बैलेंस शीट में दिखाना है। तो हमें रूल्स पता होने चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये चैप्टर में आपको बुक से नहीं करा रहा, बिकॉज बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप 10 मार्क्स स्कोर कर ले। जो 10 मार्क्स का सम आएगा वो आप स्कोर कर ले, राइट। ओके, तो चलिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं, बिकॉज इसको समझे बिना हम लोग अपने 10 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड 5 थिंग्स, जिनको मैं शॉर्ट में क्लियर बोलता हूं, CLEAR, ठीक है, जिनको मैं शॉर्ट में क्लियर बोलता हूं। आप देख रहे होंगे कैपिटल,
लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू, इनको शॉर्ट में क्लियर बोला जाता है। आइए समझते हैं इनका क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ देम। सबसे पहले कैपिटल पे फोकस करते हैं, अपना पूरा ध्यान कैपिटल की तरफ। सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज ओनर्स फंड, ठीक है। ओनर जो बिजनेस को फंड देता है ना, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। सो एक ओनर होगा और वो अपने बिजनेस को पैसे देगा। हियर इज द ओनर, ठीक है, और यहां पे है उसका बिजनेस। तो वट एवर फंड्स ओनर प्रोवाइड्स टू द बिजनेस, मान लो उसने 1 लाख रुपए प्रोवाइड किया अपने बिजनेस को, बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला, बिजनेस चलाने के लिए 1 लाख रुपए उसने डिपॉजिट किए, तो दैट 1 लाख रुपीज विल बी कॉल्ड कैपिटल। अगर ओनर बिजनेस से कोई पैसे निकाल लेता है, लेट्स से ही विथड्रू 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए उसने विथड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो इस 15,000 रुपए को हम लोग ड्रॉइंग्स कहेंगे। दिस 15,000 विल बी कॉल्ड व्हाट? ड्रॉइंग्स। आप नोटिंग बना लीजिएगा, बिकॉज बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो जो जो मैं यहां समझा रहा हूं आप उसको पॉज करके नोटिंग बना लीजिएगा, पहले समझ लो। ओके, तो एक तो हो गया कैपिटल। कैपिटल का मतलब ओनर ने जो फंड प्रोवाइड किया, फंड्स प्रोवाइडेड बाय ओनर, दैट्स नंबर 1 कैपिटल। अगर ओनर पैसे निकाल लेता है तो वो कैपिटल का उल्टा हो जाता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है, दैट्स नंबर 2। ओके, तो ये तो ओनर ने पैसे लगाए, बट जब पैसे लगाए, बिजनेस किया, तो हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा फंड और बढ़ जाएगा, अगर लॉस होगा तो हमारा फंड डिक्लाइन हो जाएगा। तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो बस आपको कैपिटल रिलेटेड इतनी बात पता होनी चाहिए कि कैपिटल बोलते किसको है और उसमें क्या क्या आता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं CLEAR में। नेक्स्ट तो C का बात हो गया, कैपिटल का बात हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लायबिलिटी का। सो लायबिलिटी क्या होता है? देखो, फ्यूचर में इट हैज टू बी रिलेटेड टू फ्यूचर। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कंपलसरी है, ठीक है, यू डोंट हैव अ चॉइस। ऑब्लिगेशन तब होता है जब कोई चीज कंपलसरी होता है, ठीक है, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन। अबाउट व्हाट? यू हैव टू आइदर पे टू समबडी, मतलब आपको फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, यू हैव टू पे टू समबडी। जैसे मैंने बैंक लोन लिया है, मैंने अगर बैंक लोन लिया है तो मुझे बैंक लोन वापस भी तो करने पड़ेंगे, तो वो बैंक लोन को मैं लायबिलिटी बोलूंगा, बिकॉज इन फ्यूचर आई हैव टू कंपल्सरीली पे इट बैक। या फिर सेकेंड चीज, मे बी यू हैव टू डू सम वर्क, मे बी यू हैव टू डू सम वर्क। जैसे कि मान लो आपका एक पेस्ट्री शॉप है या केक शॉप है, केक शॉप में आपको किसी ने आकर के एडवांस में ऑर्डर दिया, ठीक है, उसे लेट्स से फादर्स डे के लिए केक बनवाना था अपने फादर के लिए, तो उसने आकर के आपको 500 रुपीज एडवांस दिया और बोला कि मेरे लिए एक केक प्रिपेयर करके रखना। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया एडवांस मनी। अब बताओ, एडवांस मनी मिल गया, अभी तक फादर्स डे आया नहीं है, फादर्स डे नेक्स्ट वीक है, और वो पर्सन आके आपको 500 रुपए दे दिया और बोला मैं नेक्स्ट वीक आकर के केक लेकर जाऊंगा, तो आपको क्या मिला? एडवांस मनी। इज दैट एन अर्निंग फॉर यू? नॉट येट, क्योंकि अभी तक आपने केक दिया नहीं है। अगर आप केक नहीं दोगे तो वो पर्सन 500 वापस ले जाएगा। तो डोंट ट्रीट इट लाइक एन इनकम राइट नाउ, अभी तक वो आपका इनकम नहीं हुआ है, राइट। अब क्या होगा? इस एडवांस मनी को आप क्या बोलोगे? ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी हिंदी में हम लोग बोलते हैं बोझ है हमारे ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 500 रुपए अभी हमारे ऊपर बोझ है, बिकॉज नाउ वी हैव टू डू सम वर्क। अभी 1 वीक के बाद वी हैव टू गिव हिम द केक। इफ यू डोंट गिव हिम द केक, ही विल टेक बैक द मनी। सो दैट मनी इज नॉट आवर्स राइट नाउ। जब तक केक ना दे दो तब तक वो पैसा तुम्हारी इनकम है नहीं, राइट। तो आपको बात समझ में आई? तो लायबिलिटी में दो चीज आता है, दोनों ही आपके ऊपर बर्डन है। या तो आपको फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं, या तो आपको फ्यूचर में किसी के लिए काम करना है। दोनों ही केसेस में लायबिलिटी होती है वो, ठीक है। तो हमने दो चीज समझ लिया, कैपिटल एंड लायबिलिटी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो बैक करके एक बार फिर से देख लेना। एक्सपेंसेस, व्हाट आर एक्सपेंसेस? नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ई। CL हो गया, ई पे आते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ रनिंग योर बिजनेस। जैसे यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। आपको बिजनेस चलाने के लिए हो सकता है रेंट पे करना पड़ेगा, आप जिस जगह पे हो वो जगह रेंट पे लिया हुआ है, यू हैव टू पे रेंट, यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू पे सैलरी ऑफ योर स्टाफ्स, अगर आपने स्टाफ रखा है तो,
एडवर्टाइजिंग का खर्चा, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, डोनेशंस, ये सब होते हैं एक्सपेंसेस। आपके बिजनेस में जो जो खर्चे हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सपेंसेस, राइट? ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट्स। ई के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स क्या होता है? तीन चीज याद रखना, ठीक है? नंबर वन, कैश एंड बैंक बैलेंस। आपके पास जो पैसा है, मतलब इन सिंपल वर्ड जो मनी है, मनी चाहे कैश के फॉर्म में है आपके जेब में या फिर आपके बैंक के अंदर है, तो जो भी है पैसा है ना, तो पैसा हमेशा एसेट होता है, ठीक है? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज दैट यू ओन। प्रॉपर्टीज दैट यू ओन, जैसे कि आपके पास मशीन है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में आपके पास मशीन है, या फिर आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर आपके पास लैंड है, या फिर आपके पास कार है, या फिर आपके पास प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है? ऑल द प्रॉपर्टीज दैट यू ओन विच यू यूज इन योर बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिजनेस में लगाना। घर का कंप्यूटर एसेट नहीं होता, ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो एसेट होता, घर में पड़ी हुई गाड़ी एसेट नहीं होती, ऑफिस के काम में जो लग रही है, बिजनेस के काम में जो लग रही है वो गाड़ी एसेट होती है। आपका घर एसेट नहीं है, ऑफिस का जो बिल्डिंग है वो एसेट है। तो ध्यान से समझना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज हो रहा है वो एसेट है, नॉट द थिंग्स दैट प्लेस इन योर होम, ठीक है? एंड लास्ट, नंबर थ्री, एनीथिंग विच विल गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे कि एक टर्म होता है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जो हमें पैसे देंगे, वो हम लोग उनसे पैसे पाएंगे। ये जनरली हमारे बायर्स या कस्टमर आप बोल सकते हो, ये हमारे कस्टमर्स होते हैं जो उधार में गुड्स लेकर के गए थे, क्रेडिट में उधार में गुड्स लेकर के गए थे, तो नाउ दे आर सपोज टू पे अस मनी, तो डेटर्स आर गोइंग टू पे अस मनी, तो ये फ्यूचर में हमारे को बेनिफिट देंगे, तो ये भी एसेट है। तो तीन कैटेगरी की चीजें एसेट होती है, ठीक है? आपको इसमें टाइम बिताना है, ठीक है? ये कर लिए तो फिर ये सब तो मतलब तुरंत हो जाएगा, ठीक है? दिस इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है? बट वो करने के लिए, सम करने के लिए आपको ये बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अभी मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपको 15 मिनट्स तो कम से कम इस पे देना चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, देन सम आराम से हो जाएगा। ये नहीं पता तो सम नहीं हो पाएगा, एज सिंपल एज दैट। एंड लास्ट पार्ट, नाउ वी आर कमिंग टू रेवेन्यू। आर से रेवेन्यू। देखो, रेवेन्यू के ठीक ऊपर है खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस वो होता है जो आप बिजनेस चलाने के लिए करते हो, और रेवेन्यू वो होता है जो बिजनेस करने से आप कमाते हैं, जैसे कि सेल्स करके कमाया, जैसे कि रेंट रिसीव किया। देखो, रेंट पे करते हैं तो खर्चा है, बट अगर हम लोग रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हमारा बहुत बड़ा एरिया था, हमने दो शॉप्स खरीद रखे थे, बट एक शॉप हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव गिवन इट एट रेंट, ठीक है? तो उसका जो रेंट आता है तो वो हमारा इनकम है। कमीशन अगर हमें मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो इनकम। बिजनेस में बहुत कॉमन होता है कमीशन। आपने किसी के लिए कुछ काम करवा दिया तो बदले में आपको एक छोटा परसेंटेज मिलता है, दैट इज कॉल्ड कमीशन, ठीक है? तो विद दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द बेसिक विथ विच वी आर गोइंग टू डू द सम। अभी भी कुछ बेसिक बचा है, बट जब तक आपको ये 5 टर्म्स नहीं पता तब तक आप सम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जब तक आपको ये 5 टर्म्स नहीं पता, इनका मीनिंग आपको नहीं पता, और इनके जो एग्जाम्पल्स है जो मैंने रेड पेन से लिखा है, जब तक आपको वो नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? बिकॉज दिस इज द बेस, इसके बिना सम होगा नहीं, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट। अब एक चीज देखना, हमने 5 आइटम्स पढ़े, CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। अब इसमें से जो एक्सपेंस वाला पार्ट है एंड रेवेन्यू वाला पार्ट है, बस इन दोनों का काम यहाँ पे है। बाकी तीन जो है ना, CLA, वो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है? जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे CLA का काम है। E&R, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, ये दोनों, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है? तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एक चीज देखो, जो 2 पार्ट्स में हमें करना है, राइट? एक टॉप का पार्ट, टॉप के पार्ट को ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, और बॉटम वाले पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस दिखाने हैं। अब देखो, याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में ना ज्यादा आइटम्स नहीं आता, गिने चुने आइटम्स आते हैं। मैं आपको बता देता हूं। एक आएगा ओपनिंग स्टॉक, आपको पहले लिखना होगा 2,
जब भी डेबिट साइड में कुछ लिखते हैं तो टू करके लिखते हैं, और जब भी क्रेडिट साइड में कुछ लिखते हैं तो बाई करके लिखते हैं। तो आपको इधर लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है वो मटेरियल जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, राइट? जो हमारे पास फर्स्ट डे से पड़ा हुआ। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, लेट्स से 2023। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स तक चलता है और खत्म होता है 31 मार्च 2000 नेक्स्ट ईयर का 2024। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। तो ये जो पहली तारीख को हमारे पास जो मटेरियल पड़े हुए हैं ना, लेट्स से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, अगर हम लोग फर्नीचर बनाते हैं तो हमारे पास वुड पड़ा हुआ होगा, तो वो जो पहले से पड़ा हुआ, और पहले से कैसे पड़ा है मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, ठीक है? लास्ट ईयर जो बच गया वही इस साल का ओपनिंग बनता है। तो जो वुड हमारे पास पहली तारीख को पड़े हैं उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग का सबसे पहला आइटम होता है। नेक्स्ट, फिर हम लोग कुछ अगर फर्नीचर का काम करते हैं तो हम लोग कुछ वुड फिर मार्केट से खरीदेंगे भी, दैट इज कॉल्ड परचेजेस, ठीक है? दैट इज कॉल्ड परचेजेस। और परचेजेस में से हमेशा आपको क्या करना है, जो परचेज रिटर्न होता है वो माइनस कर देना है। तो परचेजेस हम लोग करते हैं मार्केट से, बट कुछ मटेरियल खराब निकल जाता है तो उसे वापस भी कर देते हैं। तो जो वापस कर दिया वो तो परचेज में नहीं गिराएगा ना, तो उसे माइनस कर देना। टू परचेज रिटर्न, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है। अमाउंट आपको अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है? अब जैसे परचेज इधर दिखाया तो आपको सेल्स दिखाना होता है दूसरी साइड में, सेल्स। और सिमिलरली जब आप सेल्स करते हैं और अगर मटेरियल अच्छा नहीं निकला तो कस्टमर वापस कर देगा आपको, तो उसे सेल्स से हटा देते हैं, तो माइनस कर देना सेल्स रिटर्न, ठीक है? याद रखना ट्रेडिंग में ज्यादा आइटम नहीं आता, बस यही सब गिने चुने आइटम आते हैं। ओके, उसके बाद देखो और क्या क्या आएगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे आते हैं, मतलब जो चीज फैक्ट्री में हो रहा है ना, तो अपने माइंड में सोचना कि ये खर्चा कहाँ हो रहा होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए हो रहा है या प्रोडक्ट बन जाने के बाद हो रहा है। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है ना वो सब खर्चे यहाँ आते हैं, जैसे कि वेजेस, टू वेजेस। वेजेस हम लोग किसको देते हैं? जो फैक्ट्री के लेबर्स होते हैं उनको वेजेस देते हैं। उसके बाद अगर फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर का खर्चा है, ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड, अगर फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हैं जैसे कि पावर, ठीक है ना, फ्यूल, रेंट, फैक्ट्री रिलेटेड होने चाहिए, तो वो सब ट्रेडिंग में आ जाएंगे, ठीक है? आप इसका नोटिंग बनाते हुए चलना, ठीक है? एंड लास्टली एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विच इज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जो फैक्ट्री में आने के टाइम लगे, जैसे कैरेज कॉस्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को कैरेज कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, ठीक है, कैरेज इनवर्ड वर्ड लिखा है ना, तो आप समझ जाना कि अच्छा फैक्ट्री में आ रहा है, और अगर फैक्ट्री में आ रहा है तो जरूर मटेरियल आ रहा होगा। अगर कैरेज आउटवर्ड होता, आउटवर्ड का मतलब तो आप सोचना कि अरे फैक्ट्री से जा रहा है, आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री से जा रहा है। इफ इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री मतलब प्रोडक्ट तो बन चुका है, अब गाड़ी में जा रहा है, तो दैट विल नॉट कम ओवर हियर। यहाँ पे प्रोडक्ट बनने तक के खर्चे आते हैं, ठीक है? अभी प्रोडक्ट रेडी करने में क्या क्या खर्चा लग रहा है वो सब आता है, ठीक है? इफ द व्हीकल इज गोइंग आउटवर्ड जा रहा है, तो फिर वो मतलब वो गुड्स बन चुके हैं, अब वो लेकर के जा रहा है, बनने तक का खर्चा आता है, ठीक है? सो मोस्टली यही सब आइटम आते हैं। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट आइटम यहाँ पर आता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक उधर साइड आया डेबिट साइड, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ रहेगा, ठीक है? इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखना, बिकॉज ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन के नीचे मिलेगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन चुना है, तो वो देखो ऐसे दिया रहता है, क्लोजिंग स्टॉक ना हमेशा क्वेश्चन के नीचे में दिया रहता है। तो ये मैंने आपके बुक से ही क्वेश्चन उठाया है, बैक क्वेश्चन है, बट आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो है उन्होंने अलग से नीचे में लिख करके दिया है यहाँ पर। So they have given closing stock separately. तो क्लोजिंग स्टॉक ना हमेशा सेपरेटली दिया रहेगा, आपको उस लिस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाना है, राइट? अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा, अब मैं आपको गुड न्यूज दे देता हूँ। गुड न्यूज ये है कि इसके अलावा जो भी एक्सपेंस और जो भी रेवेन्यू होगा वो नेक्स्ट पीएल में आएगा। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बस आपका इतना ही है,
ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में बस इतने आइटम आते हैं, आपको इतने आइटम लर्न कर लेने हैं, आपको इतने आइटम लर्न कर लेने हैं, राइट, यू नीड टू लर्न दीज आइटम्स। तो क्रेडिट साइड में तो बस दो ही चीज है, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स है ऑफकोर्स, सेल्स रिटर्न माइनस करना है। क्रेडिट में बस दो ही आइटम है। डेबिट साइड में भी देखोगे तो पांच छह ही आइटम है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस इतना आपको लर्न कर लेना है। इसके अलावा कोई भी खर्चा होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इट विल नॉट कम ओवर हियर, डेप्रिसिएशन, इट विल नॉट कम ओवर हियर, ठीक है, कोई भी खर्चा होगा, सैलरी, सैलरी देते हैं ऑफिस स्टाफ को, इट विल नॉट कम ओवर हियर, वेजेस आएगा बट सैलरी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट समझ गए। अब दुनिया का कोई भी खर्चा आ जाए ना, मैं नीचे वाले पार्ट में दिखाऊंगा, ये सब जो होता है ना, ये सब टॉप वाले पार्ट में दिखता है। अब दुनिया का कोई भी खर्चा आएगा, मैं नीचे वाले पार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो टॉप वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया, बॉटम वाले पार्ट में वट एवर इज नॉट गोइंग ऑन द टॉप इज गोइंग इन द बॉटम पार्ट। अभी सम करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको प्रॉफिट और ये बता देता हूँ कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं मिटा देता हूँ सब कुछ। देखो, आप कुछ एक्सपेंसेस यहाँ लिखोगे ट्रेडिंग वाले, आप कुछ इनकम यहाँ लिखोगे, जैसे सेल्स है ना, क्लोजिंग स्टॉक, दो ही तो आइटम आते हैं इधर, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, बाई करके लिखना, ठीक है, बाई। यहाँ पे आप टू करके जितने भी एक्सपेंसेस है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री दिस, फैक्ट्री दैट, कैरेज इनवर्ड, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनवर्ड, एनीथिंग इनवर्ड, वो आपको वहां लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हो सकता है कि आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए, मतलब जब आप इसका टोटल निकालेंगे तो इसका टोटल हो सकता है 10 लाख रुपए आ जाए, तो 10 लाख ही आपको दोनों साइड लिखना है, ठीक है, 10 लाख ही आपको दोनों साइड लिखना है। बट जो एक्सपेंसेस है वो आपके सिर्फ 6 लाख के थे, एक्सपेंसेस वर ओनली 6 lakhs, बट आपका टोटल 10 लाख आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड 10 लाख आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 lakhs हो रहा है, एक्सपेंसेस आर ओनली 6, इनकम इज 10, तो 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आप कहां पे दिखाओगे, प्रॉफिट आप लोअर वाले साइड में दिखाओगे बैलेंस करने के लिए, और इसको आप बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जो साइड हल्का है वहां पे बैलेंस डालते हैं, जो साइड हल्का है वहां पे बैलेंस डालते हैं, तो 4 लाख रुपए आप वहां पे दिखाओगे। मान लो आपका खर्चा ज्यादा होता और इनकम कम होता तो लॉस हो जाता, तो लॉस को आप दूसरे साइड में दिखाते। अब स्टूडेंट शुड रिमेंबर, जैसे ही आपने प्रॉफिट लिखा, इस प्रॉफिट को आपको नीचे पीएल अकाउंट में फिर लिखना है, नीचे वाला सेक्शन जो बनेगा वो पीएल का बनेगा, तो आपको फिर यही वाला प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोलकर, जब इधर लिखते हैं तो बाय लिखते हैं, डेबिट साइड में जब लिखते हैं तो टू लिखते हैं, और 4 लाख रुपए यहाँ पे दिखाना है, एंड देन रिमेनिंग एक्सपेंस एंड रेवेन्यू डालेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट आता 4 लाख, अगर आप इस फॉर्मेट में करते, और उसके बाद उसी को आपको नीचे लेकर के आना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। फिर आप अगेन इसका टोटल लगाओगे और पीएल का टोटल लगाओगे, पीएल का यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ पे कुछ रेवेन्यू आएगा, और फिर आपका वापस से जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था वैसे ही आपको फिर नेट प्रॉफिट निकालना होगा, तो जो नीचे में जो प्रॉफिट आता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ठीक है, वो कुछ आ सकता है आपका, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप इस फॉर्मेट में कर रहे हैं, कुछ खर्चे आएंगे, कुछ रेवेन्यू आएगा, एंड फिर लास्ट में टू नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिक्स अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। मैं एक सम करके दिखाऊंगा तब बेटर समझ में आएगा। फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का आपको मेनली ये याद रखना है कि जितने भी एसेट्स होंगे, अभी हमने एसेट्स पे डिस्कशन किया था, ठीक है, मैंने आपको एक एक टर्म समझाया था, एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, तो सारे एसेट आपके इस साइड में लिखे हुए आ जाएंगे। अच्छा, लायबिलिटी वाले में आपको याद रखना, सबसे पहले आपको कैपिटल दिखाना है, या तो आप कैपिटल सबसे पहले दिखा लो या तो सबसे एंड में दिखा लो, इट डज नॉट मैटर, आपका चॉइस है, वेदर यू वांट टू शो इट राइट एट द बिगिनिंग और राइट एट द एंड, दैट्स योर चॉइस। मैं बिगिनिंग में दिखाता हूँ। कैपिटल से आपको माइनस करना है ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप जोड़ दोगे नेट प्रॉफिट जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आया था, अगर आपको लॉस होता है तो आप माइनस कर देंगे नेट लॉस। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप टोटल करके यहाँ पे कैपिटल लिख देना, बाकी जितनी भी लायबिलिटीज होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, एंड फिर जब हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा टोटल दोनों साइड का मैच हो जाना चाहिए। एक और बात, क्लोजिंग स्टॉक वापस से यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज दी ओनली आइटम जो दो बार आता है, क्लोजिंग स्टॉक इज दी ओनली आइटम जो दो बार आता है, ये आपको लिख लेना चाहिए। और
दैट्स इट। अब आपको थोड़ा टाइम लेके वीडियो पॉज करके एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। रिवीजन करने के बाद आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे बुक में इट वाज क्वेश्चन नंबर 16, बैक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। आपके बुक में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बट ये क्वेश्चन ढूंढ के आप बैठ जाइए, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते हम लोग कुछ और बातें भी सीखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप रिवाइज करो। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। एंड हम लोग कैसे करेंगे इसको, हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हमें डेट देखना है कि कब का बनाना है, ठीक है? अगर आप डेट देखोगे तो मैंने फॉर्मेट में डेट्स डाले थे। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, फॉर द ईयर विच इज एंडिंग ऑन 31 मार्च। बट हमारे क्वेश्चन में जो ईयर है वो एंड 31 मार्च को नहीं हो रहा, वो दिसंबर को हो रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, अगर दिसंबर में एंड हो रहा है मतलब आपको जैन टू दिसंबर वाला ईयर मानना है। अगर मार्च में एंड होता है तो आपको अप्रैल टू मार्च वाला ईयर मानना है, ठीक है? तो डेट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में हम लोग कैसे डेट लिखते हैं, एज ऑन विच एवर डेट इज गिवन, ठीक है? बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन वी गेट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम इन द एग्जाम, तो हम लोग क्वेश्चन को उसी टाइम हम लोग एनालाइज करके वी विल डिसाइड कि हमें कौन सा आइटम को किधर दिखाना है। तो अभी हम लोग वही करते हैं, ठीक है? लेट्स डिस्कस कि कौन सा आइटम किधर जाएंगे। सबसे पहला लोन है, तो लोन है तो लायबिलिटी है, बिकॉज वी हैव टू रिटर्न इट सम टाइम, सो दिस इज लायबिलिटी। इट विल गो वेयर इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी है। मशीनरी हमारी प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री में तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो ये एसेट है और ये भी बैलेंस शीट में जाना चाहिए। डेटर्स वो होते हैं जो हमें पैसा देंगे, तो डेटर्स आर एसेट। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमसे पैसा पाएंगे, तो वो लायबिलिटी होते हैं, वो भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। लूज टूल्स आर स्टॉक आइटम, स्टॉक को हम लोग लूज टूल्स जो होता है वो एसेट साइड में दिखाते हैं, दीज आर बैलेंस शीट आइटम। प्रीमाइसेस होता है एरिया, लैंड इज एन एसेट, प्रॉपर्टी है हमारा, तो वो भी बैलेंस शीट। कैपिटल जो होता है वो बैलेंस शीट आइटम होता है। बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम कैपिटल, मैं तो पहला आइटम दिखाता हूँ, आप लास्ट में भी दिखा सकते हैं। कैश ड्रॉन मतलब जो ड्राइंग्स है, यहाँ पे ड्राइंग्स की बात हो रही है, तो जो ड्राइंग्स होता है वो कैपिटल से माइनस हो जाता है, ठीक है? तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इसलिए क्योंकि ये पहली तारीख है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स चाहे आप कैश में करो चाहे आप क्रेडिट में करो, क्रेडिट मतलब उधार में करो, चाहे आप कैश में करो या कैसे भी करो, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। सैलरीज हम लोग ऑफिस स्टाफ को देते हैं, ऑफिस की कोई भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। वेजेस हम लोग लेबर्स को देते हैं, लेबर्स को जो भी देंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, गाड़ी अगर बाहर जा रही है तो वो पीएल में जाना चाहिए। बैड डेट वो नुकसान होता है जो डेटर्स हमें जब पैसा नहीं देते हैं तो उसे हम कहते हैं बैड डेट, ठीक है? सो वी वर सपोज टू गेट मनी, बट जिससे मिलना था वो हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट, ये नुकसान है और पीएल में जाएगा। रॉयल्टी यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, अब डायरेक्ट बोल दिया है तो ट्रेडिंग में ही जाएगा। डायरेक्ट जब तक ना बोले तब तक आप ट्रेडिंग में लेकर मत जाना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाता है, दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में ही जाना है। कैश एंड बैंक एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट पेड जब हम लोग पे कर रहे हैं तो ये खर्चा है, जब तक फैक्ट्री वर्ड मेंशन ना करे आप इसे ट्रेडिंग में मत डालिएगा, आप इसको पीएल में ही लेकर जाना। तो ये ऑफिस का रेंट मान के चलेंगे, जब तक फैक्ट्री वर्ड नहीं बोलेगा हम लोग अपने से फैक्ट्री में नहीं लेकर जाएंगे, हम लोग इसको ऑफिस का रेंट मानेंगे। कमीशन देख लेते हैं किस साइड लिखा हुआ है, कमीशन दोनों साइड लिखा हुआ है। तो जो डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो एक्सपेंस है और जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है वो अर्निंग है, ठीक है? खर्चे हमेशा डेबिट में होते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट में होता है। तो कमीशन को हमें दिखाना होगा पीएल में, बट जो खर्चा वाला है वो हम लोग डेबिट में दिखाएंगे और जो रेवेन्यू है वो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देन अगेन परचेज एंड परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, तो परचेज ऑलवेज ट्रेडिंग में जाता है और परचेज से ही परचेज रिटर्न माइनस भी होता है। रेट्स एंड टैक्सेस आर एक्सपेंस फॉर आवर बिजनेस, पीएल में डाल देंगे। रेट्स एंड टैक्सेस हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं। मिसलेनियस खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब इधर उधर छोटा मोटा कुछ एक्सपेंस हो जाता है तो उसे भी हम लोग पीएल में डालेंगे, उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। जो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है, छोटे मोटे खर्चे को मिसलेनियस एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे
हमारे ऑफिस में गेस्ट आ गए तो उनको चाय नाश्ता कराया, तो ड्यूरिंग द होल ईयर 6,000 रुपए का चाय नाश्ता हुआ है ड्यूरिंग द होल ईयर। तो किसी दिन 100 रुपीज लगा, किसी दिन 200, ऐसे करते करते जुड़ते जुड़ते पूरे साल का 6,000 रुपए लगा। ठीक है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में भी जाता है। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जिससे कि आपके लिए सम थोड़ा इजी हो जाएगा, यहीं पे बता देता हूँ। हमने जो डिस्कशन किया था कि 5 टाइप के आइटम होते हैं, CLEAR, राइट। तो जो वॉवल से शुरू होते हैं ना, यानी ये दोनों जो वॉवल से शुरू होते हैं, AEIOU, तो ANE, ये दोनों का क्या होता है ना, डेबिट बैलेंस होता है। मतलब डेबिट साइड में आप देखोगे यहाँ पे डेबिट है ना, डेबिट, तो डेबिट साइड में जो जो चीज दिए हुए है ना, वो या तो एक्सपेंस या तो एसेट होंगे, राइट। और बाकी जो वॉवल नहीं है उनका ना क्रेडिट में आइटम दिया हुआ रहता है, मतलब उनकी वैल्यूज क्रेडिट में दी रहती है। ये ये इनका वैल्यू क्रेडिट में दिया रहता है। तो ये भी ना आप एक नोट बना के चलना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा इससे। ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब जो हमने लिस्ट बना लिया है, बस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें प्लेसमेंट कर देना है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेबिट लिख देता हूँ, क्रेडिट लिख देता हूँ। ठीक है, और इसमें तो वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, डेट ठीक से डालना, यहाँ पे 31 दिसंबर का डेट आएगा, और यहाँ पे भी 31 दिसंबर का डेट आना चाहिए। 31 दिसंबर 2018 जो क्वेश्चन में डेट है, हम लोग वो डेट डालेंगे, राइट। ओके, नाउ मैंने आपको सब बता दिया कौन सा आइटम किधर जाएगा। अभी आपको बस प्लेस करना है, अगर वो एसेट है तो एसेट साइड में, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। बस आप बैलेंस शीट में एक चीज ध्यान रखना कि शुरू का कुछ स्पेस आप कैपिटल के लिए रख लो, या फिर आप इसको लास्ट में भी दिखा सकते हैं, माइनस ड्राइंग्स के लिए रख लो। और अब एक स्पेस और रखना, प्रॉफिट आया तो हम लोग जोड़ देंगे, लॉस आया तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो एक एक लाइन मैंने उसके लिए बचा के रखा है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर में उसका टोटल लिख देंगे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस ऑल ऑफ देम। तो आप साथ साथ में इसको कर सकते हैं। एक लास्ट आइटम बचा वो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाएंगे, 50,000। अच्छा, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक चीज आप लिख के रखना, इफ टू वैल्यूज आर गिवन। कभी कभी ना क्लोजिंग स्टॉक के टू वैल्यूज गिवन होते हैं, तो अगर टू वैल्यूज गिवन है तो जो लोअर वैल्यू है वो हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो 50,000 ही हम लोग लेंगे। अगर 50,000 के साथ साथ 40,000 भी दिया रहता तो हम लोग लोअर वाला यानी 40,000 लेते हैं। ठीक है। तो राइट नाउ क्लोजिंग स्टॉक वी आर गोइंग टू टेक एट टू प्लेसेस, 50,000। ठीक है। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000, एंड एक हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे। एसेट वाले में यहाँ कोई टू बाई नहीं लिखते, यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो विद दिस हमारा सारा पोस्टिंग हो गया, जो हमें पोस्ट करना था उधर से सबको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें बस टोटल लगाना है और लास्ट में देखना है कि इसका टोटल सेम आ रहा है या नहीं। अगर टोटल सेम आ रहा है तो सम सही था, वरना फिर हमने कुछ गलतियां की है। चलिए, अब मैं इसका टोटल लगाता हूँ, और कैलकुलेटर आई एम यूजिंग फॉर दैट। आप कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा, ठीक है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ये तो 170 हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज टोटल को ना एक अलग कलर से दिखाते हैं। सो दिस इज 170। तो 170 ही हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। जो हायर टोटल होता है उसे दोनों साइड लिखते हैं। ठीक है, हायर टोटल इज रिटन ऑन बोथ साइड, एंड देन सारे फिगर्स को माइनस कर देंगे, यानी 1,70,000 माइनस 60,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000 एंड माइनस 18,000। ये सब करके आ रहा है 85,000। तो 85,000 बैलेंस आ रहा है, मतलब 85,000 ज्यादा है क्रेडिट साइड में।
सो यहाँ पे बैलेंस आएगा, इसे हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 85,000 ज्यादा है। जैसे ही ये प्रॉफिट आ जाए आप इसको नेक्स्ट साइड में लेकर आना, आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 85,000 आपको ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर टोटल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टोटल इधर करते हैं, तो 85 प्लस 500 विल बी 85,500। उसके बाद जो हायर टोटल है उसी को हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। अब फिर वापस माइनस करते हैं सबको, तो 85,500 माइनस ऑल दीज आइटम, इन सबको माइनस करना है, ठीक है। इन सबको माइनस करना है, माइनस 6,000 नीचे से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस 6,000, देन माइनस 3,000, माइनस 400, माइनस 5,000, माइनस 500, माइनस 2,000 and minus 10,000. So I'm getting 58,600. 58,600 ये मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट, राइट। दिस इज माय नेट प्रॉफिट। तो ये देखो यहाँ पे आंसर में भी हमारा आंसर मैच हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 85,000 था, 85,000 आया। नेट प्रॉफिट 58,600 था, मेरा भी 58,600 आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा सम सही है। आगे जाना है नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आ रहा है तो हम कैपिटल में जोड़ देंगे, अगर लॉस आता तो माइनस करते। तो नेट प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है वो है 58,600। ओके, अब इसको ऐड करते हैं, तो 1 लाख का कैपिटल था, माइनस ड्राइंग्स वाज 4,000 प्लस 58,600, दिस इज 154,600, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैपिटल लिया, उसमें से ड्राइंग्स माइनस किया और नेट प्रॉफिट जोड़ दिया। नाउ 154 दिस प्लस 34,000 plus 21,400, so I'm getting 2,10,000। 2,10,000 इधर आया, 2,10,000 वहां भी आना चाहिए तो सम सही है, अदरवाइज गलत है। तो 50,000, लेट्स सी, 50,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000 प्लस 75,000 प्लस 6,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 50,000, 2,10,000 इधर भी आ रहा है। तो विद दिस हमने सम को बहुत जल्दी बनाया, ठीक है। एंड मेन थिंग इज दिस कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से आइटम को किधर किधर दिखाना है, वो आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ वन टाइम वीडियो जिसे आप एक बार देख करके सब समझ जाएंगे, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड फिर आपका 10 मार्क्स का ये पोर्शन आपसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 8। थैंक यू सो मच एवरीवन।